स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास होगी वो सॉल्यूशन के उस कंपोनेंट के बारे में होगी, उस टॉपिक के बारे में होगी जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कैरी करता है। इवन 12th हो या कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी दोनों आती है। टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी करना चाहते हैं हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं। अब सॉल्यूट को जब डिज़ोल्व करते हैं आप, तो जितने भी कैलकुलेशन है, अरिथमेटिक्स है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो हम जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशन की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्टली डिपेंड करें ओनली केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर, यानी such type of physical properties of solution which depend only upon the number of moles or number of particles. Here particle means ions, atom, molecule. So such type of physical properties of solution which depend only upon the number of moles or number of particles of solute are termed as colligative properties. These properties not depend upon any other factor. तो जब हम सॉल्यूशन में एंटर करते हैं और कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये तो क्लियर है कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। ये प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं और उन्हीं को स्टडी करना होता है। इन 4 प्रॉपर्टीज़ को अगर डिस्क्राइब करें तो इसमें पहला नंबर है, अपन जब पढ़ रहे होते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। जब हम राउल्स लॉ पढ़ रहे थे तो आप पुराने वीडियो को देखेंगे, उसमें इसके बारे में डिटेल मिलेगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जब बात करते हैं तो अल्टीमेटली कि जो रिलेटिव लोअरिंग होता है वो फाइनली इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंडेंसी शो करता है। उसके कैलकुलेशन फार्मूले सब डिस्क्राइब्ड है, यू हैव टू सर्च द प्रीवियस वीडियोस। ओके, द सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इनको रटना नहीं है कि शब्दों को आप क्या करें, ब्रेक करें पूरा, तो आपको अपने आप इनकी मीनिंग मिलेगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल स्टडी करनी है। इनसे न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं, बहुत हैवी न्यूमेरिकल नहीं होते, सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट करना होता है, आंसर आ जाता है, लेकिन समझ होनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके इनके बारे में पढ़ाई करें। तो फर्स्ट वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसको पहले अपन को ये मालूम हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्क्राइब करते हैं, जो कि ऑलरेडी किया है, तो हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो अपन ये कहते हैं कि व्हेन इन ए लिक्विड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, जब किसी लिक्विड को हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, वेपर में बदलेगा। वेपर में बदलेगा तो क्या होगा, बहुत सारा वेपर बनेगा। बहुत सारा वेपर होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। और जब ये वेपर का जो प्रेशर है, एक टाइम आएगा कि वेपर का प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा होगा। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम कहेंगे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर कहें तो सब डिफाइन करें तो बोले बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बोलेंगे a constant temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to atmospheric pressure. Vapor pressure of the liquid become equal to atmospheric pressure, or at which both the vapor
and liquid phase of the substance are in equilibrium is termed as boiling point। यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड जिसको हम बॉईल कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और उस लिक्विड की वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो वेपर में बदलेगा, लेकिन इसको समझना ये है कि लास्ट जो वीडियो था उसमें डिटेल समझाया था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दो चीज़ें हैं हमारे पास। प्योर वाटर है और एक कंटेनर में नमक सॉल्ट डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बना लिया है। अब मैंने ये सब बताया था आपको कि प्योर सॉल्वेंट में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आइडेंटिकल है, तो जब इसको हम गर्म करेंगे, लेट वाटर की बात कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब इसी केस में हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और हमारे पास जब सॉल्यूशन आ गया तो हम जानते हैं कि अब सॉल्यूशन में 3 तरह के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के कारण जो वेपर बनने की टेंडेंसी होगी सॉल्यूशन की वो कम होगी, तो उसका वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कम होगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो पाएगा। जब बराबर नहीं हो पाएगा तो वो बॉयल नहीं करेगा, तो वाटर जो कि 100 डिग्री पे बॉयल कर गया, वही सॉल्यूशन जो कि नमक और पानी से बना है, साल्ट और वाटर से बना है, वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं कर रहा है। मैंने 100 तक गर्म किया और वो 100 तक गर्म करने के बाद भी बॉयल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सॉल्यूशन को और गर्म करूँगा। 101 पे गर्म किया, 102 पे गर्म किया, बॉयल हो गया, यानी अब वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। जब वो बॉयल हो गया तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सॉल्यूशन 100 डिग्री पे बॉयल करेगा, लेकिन ये तो 102 डिग्री पे बॉयल कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया, मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू से 2 डिग्री ज़्यादा आ गया, तो इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सोचो कि एलिवेशन क्यों हुआ, तो सीधी बात है, ये एलिवेशन इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पानी में, वाटर में नमक NaCl डिज़ोल्व कर दिया है। यानी ये एलिवेशन डिपेंड करता है कि मैंने कितना नमक घोला। तो थोड़ा सा नमक घोलता तो एलिवेशन थोड़ा कम आता, 100.2 आ जाता। मैंने थोड़ा ज़्यादा घोल दिया तो 101 हो गया, और ज़्यादा घोल दिया तो ये 102 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो एलिवेशन कहीं 0.1 आता, थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो 0.2 आता, 0.5 आता, 1 आता, और ज़्यादा कर दिया है तो 2 आया है। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जब हम प्रेजेंस की बात करते हैं हम उसको नंबर ऑफ मोल से डिटरमाइन करते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिटरमाइन करते हैं, जब वो आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हो तो हमारे को ये बेसिक क्लियर हो गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। दूसरा, अब हमारे को ये क्लियर रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो कि नमक और पानी को मिला के बनाया है, लेट वो 102 डिग्री है। तो दोनों में पहले तो माइंड फ्रेम क्लियर होना चाहिए, किसका ज़्यादा है। बोले यार हमेशा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, जिसको हम TS से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम है। लेट 100 डिग्री है पानी का, तो उसको हम T0 बेस में नॉट लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 102 और 100 का डिफरेंस है। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बीच का जो डिफरेंस आ गया है उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये डिपेंड कर रहा है कि मैंने कितना अमाउंट सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया है। क्लियर?
तो मैथमेटिकली अगर मैं ये कहूँ कि टी नॉट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसी तरह से मैं कहूँ टी एस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो आपको ये मालूम है हो गया है कि टी एस इज ग्रेटर देन टी नॉट। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो पहले तो ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है फार्मूले रटने में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कौन बड़ा कौन छोटा, माइनस करने में दिक्कत आती है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस मैं निकालूंगा टी एस और टी नॉट का, तो इस डिफरेंस को हम जानते हैं कि टेम्परेचर के डिफरेंस को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि ये बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी है, इसको मैं डेल्टा टी वी लिख दूंगा। तो ये डेल्टा टी वी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा कि डेल्टा टी वी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये तो हो गया इसका कि भाई मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने के बाद इसको अगर हम ऐसे समझें कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों चीज़ों को एक साथ लाएं तो क्या कोरिलेशन आएगा। तो बोले यार इनके लिए ग्राफिकल मोड है समझाने का, उसको आपको समझ में आना चाहिए। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले तो अपन की बेसिक चीज़ जो मैंने अभी बताई वो क्लियर होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहली बात। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है। तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से कम होता है। चौथी बात, दोनों का डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसको समझाने के लिए अगर मैं एक ग्राफ से आपको डिस्क्राइब करूं जो बुक में बना हुआ है, तो मैंने एक बाई एक्सियल ग्राफ खींचने की कोशिश की है। इस ग्राफ में मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ वेपर प्रेशर, क्लियर। एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है, लेट। अब मैं बोलता हूँ कि यार मैं 25 डिग्री पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। मैं अभी प्योर सॉल्वेंट की बात करूँ तो लेट मैं ये कहूँ कि 25 डिग्री पे प्योर सॉल्वेंट का इतना वेपर बन रहा है, बहुत कम वेपर अमाउंट है। और ये रेंज बना लेता हूँ कि ये जो रेंज है ये 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रेंज। जब इसका वेपर प्रेशर उस रेंज को टच करेगा तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे ये होगा वही कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 25 पानी है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट वाटर, अब मैं उसको 25 से 50 पे गर्म करता हूँ तो क्या इतनी ही वेपर होगी? नहीं, वेपर अमाउंट बढ़ जाएगा। अब उसकी वेपर बढ़ गई, मैं 50 से 75 जाता हूँ और वेपर बढ़ेगी। 100 डिग्री पानी का बॉइलिंग पॉइंट है जो कि याद है आपको। तो जब 100 डिग्री पे आता हूँ तो ये वेपर प्रेशर जो है बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए जिस टेम्परेचर पे इक्वल हुए हैं उस टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे डिटरमाइन किया तो पता चला ये आ गया टी, यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्वेंट का। तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा टी नॉट से, क्लियर। तो ये ग्राफ में ये तो क्लियर हो गया कि ये सॉल्वेंट की पोजीशन है। सॉल्वेंट का टी नॉट जो कि पानी के लिए 100 डिग्री है उस पर वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सेम कंडीशन पे मैं सोल्यूशन को लेके चलता हूँ। अब जब मैं सोल्यूशन को लूँगा तो मैं क्लियर है कि मेरे पास अब सोल्यूशन में H2O और NaCl का मिक्सचर है। अब मैं क्लियर है कि 25 डिग्री पे जितना पानी की वेपर बनेगी उतना पानी और नमक के मिक्सचर का वेपर नहीं बनेगी, तो उसका वेपर प्रेशर शुरू से ही कम होगा। तो ये कम है, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 80, 85। देख रहे हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। 100 डिग्री पे जब ये सोल्यूशन उस टेम्परेचर रेंज को तो टच कर रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है कि बॉइलिंग पॉइंट पर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होनी चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये सॉल्यूशन बॉयल नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँ, और हीट करूँगा। जो और हीट करना है यही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको मैं और गर्म करूँगा, और गर्म करूँगा, और गर्म करूँगा, और गर्म करूँगा, और एटलीस्ट फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर तो मिलेगा ही मिलेगा जिस पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वही कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमें मिल गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि न्यूमेरिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से तो ज़्यादा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, जो कि अभी हमने डिस्क्राइब किया, वो डिफरेंस कहलाता है डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज मैथमेटिकली इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जब ये चीज़ें क्लियर हो गई हमारी, तो अब थ्योरी अगर क्लियर है तो मैथमेटिकली अपन स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप थ्योरी पे कंसर्न करो कि यार क्यों ज़्यादा हुआ, क्या फैक्टर है जिसके कारण ज़्यादा हुआ। जब हमको ये बेसिक चीज़ मालूम हो गई तो अब हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो क्लियर हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। अब इन दोनों का डिफरेंस तो हमें मालूम हो गया। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझाएं, गणित की भाषा में कैसे समझाएं, तो इसके लिए कंसेप्ट बनाया गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर फैक्टर है। तो हम मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन की जो बेसिक 3 मेथड है हमारे पास, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, इनमें से उस यूनिट को यूज़ कर लें जो टेम्परेचर फैक्टर पे डिपेंड ना करती हो और सॉल्वेंट के वेट पे डिपेंड करती हो। तो हमारे पास वो यूनिट है मोलैलिटी, MOLALITY स्मॉल m, मोलैलिटी। तो इसके लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट बनाया गया, उस पर अब आप कंसंट्रेट करो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सोल्यूशन इज मैथमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल, MOLAL, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो इस कंसेप्ट को अगर मैं बोलूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि डेल्टा टी बी जो कि टी एस माइनस टी नॉट है, वेयर टी नॉट इज 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर, 99% क्वेश्चन वाटर के लिए ही आते हैं। अगर किसी और के लिए आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली दिया जाता है, पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट आपको याद है। तो गणित की लैंग्वेज में अगर सवाल की बात करें तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब हम जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज होगा, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट आ गया के बी इंटू मोलैलिटी। हियर के बी, तो के बी एक कांस्टेंट कहलाता है जिसको कहते हैं मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। इसके लिए एक नया टर्म बनाया गया है और वो नया टर्म कहलाता है मोलल इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। सब बुक में लिखा हुआ है क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे स्पेलिंग वगैरह। इवोल्यूस्कोपिक EBULLIOSCOPIC मोलल इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन वाटर का वैल्यू कोशिश करें कि हमेशा याद रहे। बाकी क्या चांसेस हमेशा दिए जाते हैं, इवन वाटर का भी दिया जाता है, कई केसेस में नहीं दिया होता। तो मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज ऑलवेज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? अब हम जानते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि हमको मोलैलिटी का वैल्यू मालूम है, तो हम इसको इलस्ट्रेट कर देंगे। और डेल्टा टी बी का मतलब हुआ टी एस माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के बी, और मोलैलिटी का मतलब हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटू 1000 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू वेट ऑफ सल्यूट। ये फार्मूला है।
अब इस फार्मूले में GMM आपको याद ही रहता है, मोलिकुलर मास। T0 वाटर का 100 डिग्री है, किसी और के लिए आएगा तो डेटाबेस दिया जाएगा। TS बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व करने को आता है। KB पानी का, वाटर का आपको याद रहेगा 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा, या सॉल्व कराना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे और फिर आंसर आएगा। अब इस फार्मूले से ये तो क्लियर हो गया कि आप बुक में अगर देखो तो कम से कम 40-50 सवाल है। सवालों में बहुत दम नहीं है। सवाल करने के पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यार मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका बेसिक थ्योरी क्या है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। कई बार तो क्वेश्चन ये आता है कि पूरा डेटा दे देते हैं और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना होता है और सॉल्वेंट वाटर होता है। तो बहुत सारे बच्चे ये क्लियर कर लेते हैं कि भाई अगर वाटर के रिस्पेक्ट पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो ये तो तय हुआ, तो आंसर 100 से ज़्यादा आएगा, तो फिर उसका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम कहें कि लेट कि एक क्वेश्चन अपन बनाए और कहें कि यार 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 125 gram of water. 9 gram of glucose is dissolved in 125 gram of water. Then calculate the elevation, calculate the boiling point of solution. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो तय हो गया कि वाटर में डिजॉल्व किया है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो सोल्यूशन का 100 से ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा? तो आप बोलोगे हमारे पास फार्मूला है T0 माइनस TS क्लियर है, पानी का 100 डिग्री है, इज इक्वल टू KB की वैल्यू मालूम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 9 ग्राम इंटू 1000, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास तो याद होना चाहिए C6H12O6 180 ग्राम, कितने पानी में डिजॉल्व किया है 125 ग्राम और वाटर में डिजॉल्व किया है। अब आप कर सकते हो, ये 1 टाइम जाएगा, ये 20 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा। सॉल्व करोगे आप तो ये 4 2 जा 4 5 जा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.104 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.208। T0 माइनस 100, T0 इज इक्वल टू 100.208 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री था, तो इस केस में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से स्लाइटली ज़्यादा आ गया। क्लियर? तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेसिक छोटी बातों को क्लियर रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगा और इजीली आपसे बन पाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो हो गई। अब जो KB है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो है बुक में, और इवन न्यूमेरिकल्स भी है, NCERT में भी है कि डायरेक्ट KB की वैल्यू निकालने में, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी कम क्वेश्चन में KB की वैल्यू निकालने को आ गई, तो थर्मोडाइनमिक कंसेप्ट होता है। तो किसी भी सोल्यूशन का KB अगर डायरेक्ट निकालना है तो यानी वेलोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ऐसे केस में आप फार्मूला यूज़ करोगे mRT0 स्क्वायर इंटू 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। KB किसी भी सॉल्वेंट का डायरेक्ट निकालना है तो हमारे पास फार्मूला होगा mRT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इस फार्मूले से आप देख रहे हो यहाँ पे M मॉलिकुलर मास है सॉल्वेंट का, R ऑलरेडी पहले आप सुन चुके हो, यहाँ R गैस कांस्टेंट जिसको हम कहते हो सोल्यूशन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो गैस कांस्टेंट है यार। T0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, 1000 आप जानते हो, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, जो कि अपन जब सॉल्व करेंगे तो किलो जूल पर मोल में होगी। जब किलो जूल पर मोल में होगी तो R की वैल्यू भी किलो जूल के रिस्पेक्ट पे 8.314 इंटू 10⁻³ लोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे। इसके भी फार्मूले कई उस बुक में है, थोड़ा सा उसको देखना है, कठिन नहीं है, सबसे पहले फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। तो ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा और उसमें हम पढ़ाई करेंगे किस चीज़ के बारे में, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी है
और वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके बाद ये जो सोल्यूशन का जो लास्ट सेक्शन शुरू होगा, ये अकेले इस चैप्टर का 80% क्वेश्चन कैरी करता है, इसलिए लास्ट के 2 वीडियोस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एक और बात जो कि मैं कहना चाहूँगा कि अब ये पेंडेमिक के कारण बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि कोचिंग्स कब शुरू होंगी। तो जब मेरा सोचना है कि वो अब थोड़ा सा लेट होता जा रहा है और ये कब शुरू होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कब आएंगी, कैसे होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कोई ना कोई मोड यूज़ करना चाहिए। अब ऑनलाइन तरीका है, जूम ऐप का यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरे ऐप्स का यूज़ करके हम पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, आप कोशिश करिए, लोगों को अवेयर करिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो उनको पढ़ने को मिलेगा। तो इट्स योर ड्यूटी कि आप लोगों को अवेयर करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।